चलिए एक बार फिर केमिस्ट्री विद रवि सर आपका स्वागत करता है और हम यहाँ पर हैं, जी हाँ, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे तुल्यांकी भार, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, है ना। 12th केमिस्ट्री हो या 11th केमिस्ट्री हो, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़े बिना जो है आप जो है नॉर्मलता नहीं पढ़ सकते। जी हाँ, नॉर्मलता जब पढ़ेंगे तो नॉर्मलता के डेफिनेशन में फार्मूला में ग्राम तुल्यांक करके एक शब्द आएगा, समझ में आ रहा है। तो ग्राम तुल्यांक शब्द कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा ये तुल्यांकी भार क्या होता है ना। इसके बारे में तमाम ये चीज़ आपको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, तुल्यांकी भार, या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन बताएंगे, इसके फार्मूला बताएंगे, उसके बाद फिर है ना इसका सूत्र बताएंगे, और उसके बाद फिर जो है इसको निकालना सिखाएंगे, ये निकलता कैसे है। तो प्यारे बच्चों, जो तुल्यांकी जो भार होता है वो अमूमन जो है तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स, है ना, यौगिक कंपाउंड्स, एसिड और आपका बेस और आपका साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, और रेडिकल्स मतलब होता है मूलक, इनके लिए जो होता है तुल्यांकी भार निकलता है। तो कैसे निकलेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स, आपको देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं परिभाषा में, कोई भी पदार्थ, वो पदार्थ तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है, मूलक हो सकता है, के अणुओं को उसकी संयोजकता से, के अणुओं को उनकी संयोजकता या वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, भाग देने पर प्राप्त भार जो रहेगा वो तुल्यांकी भार, या इसी को बोलते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान कहा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो ये निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है, सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अणु भार बटे संयोजकता, या इसको अपन बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट्स, है ना, ये हो सकता है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अणु भार मतलब हो जाएगा आपका एटॉमिक मास हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैलेंसी। तो मैं अब आपको जितने भी एलिमेंट दिए, जितने भी फैक्टर दिए हैं, उसका मैं तुल्यांकी भार अर्थात इक्विवेलेंट मास जो है मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अभाव में आप नॉर्मलता और कुछ चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं आप न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है तुल्यांकी भार, किसका निकालना है, एलिमेंट का। तो सबसे पहला मैं लेकर चल रहा हूँ तत्व का तुल्यांकी भार। क्या है, तत्व का तुल्यांकी भार, या इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, एलिमेंट। उसके बाद क्या है, तत्व का अणुभार क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, एटॉमिक मास ऑफ आयन या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ जाएगा, और वैलेंसी हो जाएगा आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर, अब एल्यूमिनियम का आपको पता होगा, एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर होता है 13, और एटॉमिक मास होता है आपका 27, आपको पता होगा, मैं पहले याद करवा चुका हूं। तो इसकी आप दो बोरबरी नियम से इसका वैलेंसी निकाल दो, तो ये जाएगा 2, 8 और आपका 3, कितना हो जाएगा 2, 8, 10, 10 3 कितना हो गया 13। तो यहाँ पर तत्व का अणुभार कितना है, यहाँ पर दिया आपका 27, ये जाएगा टोटल 27, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 3, ये 3, 3, 1 और आपका जो जाएगा 9, 9 दिया 27। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते होंगे कि तत्व मतलब एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार कितना निकल गया आपका, यहाँ पर देख सकते हो 9, कितना निकल गया 9। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब सेकंड नंबर में मैं, ये तो तत्व का हो गया, यौगिक कभी निकल जाता है, मैं आपको बताऊंगा अम्ल का। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सेकंड नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार इक्वल, या आप इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, एसिड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो एसिड भी बहुत सारे होते हैं, है ना, मोनोबेसिक होता है, ड्राई बेसिक होता है, ट्राई बेसिक होता है, अब बताएंगे आपको करके, ठीक है। तो अम्ल का आपका क्या लिखा हुआ है ना, तुल्यांकी भार। तो उसके बाद में उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सूत्र क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे अम्ल का अणुभार बड़े क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अब एसिड है तो एसिड में H+ आयन की संख्या देखना है,
आयन की क्या करना है, संख्या अपन को देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर क्या करेंगे, एसिड का है ना मास रहेगा और टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब मैं निकाल रहा हूँ, अब एक मोनोबेसिक मतलब एक है ना, इसमें एक हो जाएगा, HCl का निकालता हूँ, HCl का निकालता हूँ, कितना निकाल रहा हूँ, HCl का। तो HCl के यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल एसिड कितना होता है, इसका होता है 35.5 और एक कितना हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और H प्लस आयन की संख्या यहाँ पर कितना है, एक है, तो ये H एक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना निकल जाएगा, फिर ये 36 पॉइंट कितना जाएगा 5, ये इसका निकल गया। यहाँ तो समझ में आ गया क्या, ठीक है, मोनोबेसिक है। अब डाइबेसिक के बारे में बताता हूँ, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं। सेकंड में H2SO4 का निकालते हैं। तो H2SO4 का फिर क्या हो जाएगा, अम्ल का अनुभार कितना हो जाएगा, इसका H2SO4 का भार क्या हो जाएगा, इसका होता है टोटल 98 होता है, ठीक है। और यहाँ पर H प्लस कितना है, 2 है, तो 1 जा और आपको हो जाएगा 4 जा, ठीक है। 49 दूनी कितना हो जाएगा आपका 98, तो एसिड का भी निकल गया। तीसरा, अगर इसी प्रकार मैं तीसरा निकालूंगा H3PO3 का निकालूंगा, H3 और क्या हो जाएगा आपका PO3, या इसको PO4 कर देते हैं, ये PO4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालिए, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौक कितना जाएगा 64, 65, 66, 67 और फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है। टोटल नंबर ऑफ अगर इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 98 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 3 देंगे। जब इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये अगर डिवाइड हो जाएगा 32 पॉइंट कितना हो जाएगा कुछ वगैरह आएगा 6 आएगा। अब 98 को 3 से अपन डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, ये कट गया बच गया 8। उसके बाद आपको जाएगा फिर जाएगा है ना 3 दूनी कितना जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 2, अब पॉइंट लगा देंगे, अब फिर ती आपका कितना जाएगा 18, 6 त्रिक 18। तो ऐसे करते करते जो है ना 6 त्रिक हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा। तो अभी जो मैं निकाल रहा था वो एसिड का तुल्यांकी भार था, है ना, क्या लिखेंगे ए, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या था आपका एसिड था। तो एसिड में क्या होगा मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक होता है। तो जितने भी नंबर ऑफ H प्लस आयन रहेंगे उसको से क्या करेंगे टोटल एटॉमिक मास को, मास जितना भी आपका मास आएगा उस मास को अपन क्या करेंगे उसके नंबर ऑफ H प्लस आयन से अपन क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो एसिड का निकल जाएगा। चलिए अब मैं इसी का आपको बेस का निकाल के दिखाता हूँ, स्क्रीन साइड लीजिएगा, हो गया स्क्रीन साइड। चलिए अब मैं आपको जो है बेस का निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, बेस का कैसे निकालते हैं। बेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एसिड में H प्लस आयन देखते हैं तो बेस में OH माइनस आयन देखते हैं, ठीक है, ये भी अपन निकाल हटाए तो फार्मूला को। चलिए सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ बेस का, किसका बेस मतलब क्षार का हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो मैं आपको ले रहा हूँ NaOH ले रहा हूँ NaOH। अब NaOH का यहाँ पर क्या करेंगे NaOH का भार लेंगे, NaOH का क्या करेंगे भार लेंगे, आपको पता है कितना होता है 40 होता है, और इसमें OH की संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसलिए टोटल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पर फार्मूला में क्या रखेंगे हम लोग, है ना, टोटल मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका टोटल कितना निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका देखा जाए तो, है ना, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो ये एक हो गया 40। अगर मान लो इसी प्रकार अगर मान लो की बात अपन सेकंड का देख के निकालते हैं, ये फर्स्ट हो गया, इसमें फर्स्ट हो गया। सेकंड में अगर मान लो की बात मैं निकालूंगा CaOH होल ट्वाइस का निकालना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। तो ये अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस का मास लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी यहाँ पे 2 है, तो मास लिखेंगे। कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन कितना होता है 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 और 2 कितना हो जाएगा 32, 33 और कितना हो जाएगा 34 और 40 क्या हो जाएगा आपका 74, तो ये हो जाएगा 74 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 37 क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। 2 बार जाएगा तो कितना जाएगा, इसका निकल कितना गया आपका 37 निकल गया। तो ये बेस का जो है, बेस का इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, है ना, तुल्यांकी भार निकालते हैं। बेस का अपन क्षार का जिसे अपन देख सकते हैं, है ना, तो ये अपन इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। या फार्मूला कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस
इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या जाएगा, अपॉन क्या जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएंगे, या नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडी है ना, रेडिकल्स इन द बेस, इसको अपन बोलते हैं बेसिटी है ना, बोलते हैं। तो ये आपको निकालते हो जाएगा, कर लोगे आराम से। अगर इसी में तीसरा बात करूं मैं, Fe अगर OH होल ट्राइस के बारे में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ इसका जब अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे टोटल, और तो ये 107 आ जाएगा। अब इसको OH कितना दिया 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपन जो है बेस का भी हम लोग जो है इक्विवेलेंट मास यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालना सीखते हैं लवण का। उसके बाद एक अम्ल क्षार हो गया, लवण का निकालते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका थर्ड एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या करूँगा, लवण साल्ट का, लवण का तुल्यांकी भार बराबर। अब उसके बाद जाएगा लवण का अनुभार बटे क्या हो जाएगा, अब लवण का अनुभार हो जाएगा, इसमें फार्मूला अपन को लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, लवण में क्या करेंगे, संयोजकता भी अपन कर सकते हैं। अगर मान लो के बाद एसिड का अगर लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो नॉर्मल अगर का लिखेंगे तो एसिड का लिखेंगे तो नंबर ऑफ द रिप्लेस H+ आयन भी लिख सकते हैं, या H+ आयन लिख सकते हैं, OH- आयन लिख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इजी निकल जाएगा। चलिए अब मैं आपको लवण का तुल्यांकी भार बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल में ले लेता हूँ NaCl का ले लेता हूँ। NaCl आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो NaCl का पहले अपन क्या करेंगे, भार निकालेंगे। तो भार कितना होता है, 58 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। इसको अपन करेंगे। सोडियम का होता है कितना, 23, और इसका कितना होता है आपका 35 दशमलव कितना होता है 5, दोनों को जोड़ के दिया आएगा। और यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, H+ रख देंगे। क्या रख देंगे, H+। टोटल पॉजिटिव आयन्स यहाँ पर NaCl में टोटल पॉजिटिव आयन कितना है आपके यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना जाएगा, 58.5 जो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर इसी में अगर 2 की अगर बात करें हम लोग, है ना, इसका एग्जाम्पल दूसरा बात करें, मान लो NO2CO3 है, अगर इसका निकालना होगा NO2 और आपको जाएगा CO3 का अगर निकालना होगा तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल इसका अपन मास निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 सोडियम है, एक सोडियम का कितना होता है 23 होता है, तो 2 का कितना होगा, दोनों 2 का हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, ठीक है 46। और एक कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दिया कितना हो जाएगा आपका 48। सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 40 12 से कितना हो गया 60 और कितना हो गया आपका 40 100 और एक कितना हो गया 106। तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट कितना 106। और यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 से अगर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। 50 कितना जाएगा 50 और ये आपका 53 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकलते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा ये लवण का तुल्यांकी भार। अब मूलक का निकालते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब अगला अपन बात करते हैं मूलक का। मूलक का संयोजकता निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, मूलक का संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं वो बताते हैं अपन को। तो मैं ले लेता हूँ मूलकों का तुल्यांकी भार, मूलकों का तुल्यांकी भार, ठीक है। मूलक रेडिकल्स का तुल्यांकी भार, तो कोई भी, अब यहाँ पर क्या होगा मूलक की, है ना, यहाँ पर मूलक का अनुभार आ जाएगा, बड़े क्या लिखेंगे अपन लोग, अपॉन क्या लिखेंगे, है ना। उसमें मूलक वाले में क्या लिखते हैं, तो है ना चार्ज लिखते हैं, जो भी चार्ज दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो मैं एक आध एग्जांपल बता देता हूँ आप लोग को कैसे निकालते हैं मूलकों का भार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये, तो एक मैं निकाल देता हूँ मूलक में SO4 2- इसका निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है। चलिए बताते हैं। सल्फर का होता है 32, आपको पता होगा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है भैया 16 चौक कितना जाएगा आपका 64, दोनों जोड़ेंगे 30 60 30 कितना होगा 90 94 और आपका कितना हो जाएगा 96। तो टोटल इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा सल्फेट मूलक का 96। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है -2 लिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपका 8 दूनी, है ना 16, तो यह हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 86 लाया 1 4 4 1 9, तो इससे कितना हो जाएगा 48
48 हो जाएगा। कितना जाएगा? 48। तो इस तरह से जो है अपन क्या करेंगे, है ना, इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। आपको ध्यान में रखे रहना है ना, एग्जाम में बहुत आता है ये, है ना, इस बहुत देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर मान लो कि अपन बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड का, कर लेंगे। चलिए, अगर अपने पास देखो COOH आ गया है और COOH आ गया है, आपको पूछ देगा ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। ये अपन को अगर पूछ दिया जाएगा तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो टोटल मास क्या लिख दोगे? कार्बन का होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 16 16 32 हो जाएगा, 32 12 कितना हो जाएगा आपका? 44, और एक कितना जाएगा? 45। इतने का 45 और इतने का 45 तो कितना जाएगा? ये टोटल कितना जाएगा? 90 हो जाएगा। और इसमें आपका जो एसिड है तो 2H प्लस है, तो यहाँ पर 2 1 जा और आपका 4 जा, है ना, तो कितना जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। तो ये 45 जो आपको दिख रहा होगा, ये इसका जो होगा क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसका पूछा है, लेकिन अगर इसी में अगर मान लो इसको घुमा के पूछ दिया जाए, है ना, अगर इसको घुमा के अगर पूछ दिया जाए कि ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिस्टलन, ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिस्टलन पूछ देगा, तो ये आपका 2H2O, तो इसमें आपका पानी का कितना होता है? 18, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है तो कितना हो जाएगा आपका? 36। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग? 90 धन क्या करेंगे? 36 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 26, और आपका 2 2 जा, और आपका कितना हो जाएगा? इसके आंसर दिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तुल्यांकी भार जो है अम्ल का हो या क्षार का हो या लवण का हो, किसी भी का हो, निकालते हैं। इसको याद रखे रहना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो है कोई भी आप जब पढ़ोगे, है ना, कोई भी आप जो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कोई भी अगर नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अपन को जो है तुल्यांकी भार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे और समझने के बाद जो इसके बाद जो नॉर्मलता, जो नॉर्मेलिटी आएगी, वो आपके लिए इजी वे हो जाएगा और आसानी से आप उसको बना पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को करिए। अब इसके बाद तुरंत आपको देखना है नॉर्मलता किसको बोलते हैं, उसका परिभाषा क्या होगी, उसका सूत्र क्या होगा, इकाई होगा, उसका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। तब तक बने रहिए मोर संगवारी एंड RCC रवि क्लासेस जो है क्या है माध्यम से हम जो भिड़े हुए हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो बनना है, और केमिस्ट्री के अंदर हमारे अंदर में जो डर है, उस डर के वायरस को हमको निकाल फेंकना है। तक के लिए अगली वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।